हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपना हमारा नेक्स्ट वीडियो डेट इज डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो यार देखो, मतलब क्या हो रखा है ना, अभी अपन आए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये डायबिटीज बहुत 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 कॉमन है इंडिया के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो क्या मतलब पॉइंट ये है कि डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है। और आप लोग मतलब बाय डिफॉल्ट इतना तो जानते होंगे कि डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत बढ़ा रहता है। पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो दिक्कत क्या है। भाई ब्लड में ग्लूकोज ही तो ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सोचो क्या फ़र्क पड़ता है। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। देखो मेरी बात समझो, ग्लूकोज का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक रेंज में नहीं रहे तो ठीक है, लेट्स से अगर ग्लूकोज कम हो गया, ठीक है, तो मतलब ऐसे बॉडी में ऑर्गन्स है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे, मतलब जिनके लिए ओनली न्यूट्रिएंट सोर्स है वो ग्लूकोज ही है, जैसे कि ब्रेन, रेटाइना और अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, गोनाड्स होते हैं, उनकी जर्मिनल एपिथेलियम। तो ब्रेन सुनते ही तुम लोग समझ जाओ कि वो उसका मेन सोर्स होता है, ओनली सोर्स इज ग्लूकोज, जिसकी वजह से वो अपनी लाइक सारा काम करेगा। तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज कम हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, ब्रेन तो फिर ग्लूकोज पे चल रहा है, रेटाइना और अपने गोनाइड्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो सोच के देखो यार, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है इसका ये मतलब है कि इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा। और इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा तो इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज पे वर्क करता है ऐसा तो नहीं है। तो इंसुलिन जिस जिस और चीज़ों पे वर्क कर रहा है तो अपन ये मानते हैं कि वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो हाइपरग्लाइसीमिया वो भी एक चीज़ बता रहा है। मोरोवर क्या होता है, मान लो ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, ये ग्लूकोज हर जगह अटैच होना स्टार्ट कर देता है, हर प्रोटीन से अटैच होना स्टार्ट कर देगा, हीमोग्लोबिन से भी अटैच होना स्टार्ट कर देता है, और अलग अलग इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर जो प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे अटैच होना चालू कर देता है। और ये एक प्रोडक्ट बनाता है एज, एडवांस्ड ग्लाइसेटेड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है अभी अपन थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे, मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत दिक्कतें प्रोड्यूस करते हैं जिसे अपन कॉम्प्लिकेशंस कहेंगे, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं एक बॉडी के अंदर। तो मोर ग्लूकोज का एक एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है बॉडी में तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस सब होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोज है मतलब कहीं से आ गया मिल के थ्रू तो इंसुलिन आना आ जाता है, तो ग्लूकोज स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ग्लूकोज का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती से भी दिमाग में मत लाना कि ग्लूकोज ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा दुनिया हिल जाएगी, मतलब इंसान पूरा हिल चुका होगा जब तक। और क्या होगा कैसे होगा फिर भी अपन स्टार्ट देखेंगे। सो फाइनली यार स्टार्ट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, सो व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज एक्चुअली इज अ सिंड्रोम। लाइक डायबिटीज में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कार्डिनल सिम्टम्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज एक्चुअली अ सिंड्रोम ऑफ इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच कैन बी आइदर ड्यू टू, वो देखते हैं ड्यू टू क्या, मतलब अगर डायबिटीज के कॉज की अपन बात करें, ठीक है, डायबिटीज के कॉज की बात कर सकते हैं। देखो इंसुलिन या तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, तो आपको पता चल गया। तो या तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, एक तो ये, या इंसुलिन सेक्रेट तो हो रहा है, ठीक है, बट इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं है अपने GLUT4 रिसेप्टर्स पे जिसपे वो एक्ट करेगा और मतलब ग्लूकोज का अपटेक कराएगा। समझ रहे हो, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो चुकी है, इसी को अपन कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बेस्ड ऑन दिस दो तरह की डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, डायबिटीज बहुत तरह की होती है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे दो तरह की डायबिटीज है। ठीक है, पहली टाइप 1 डायबिटीज विच इज एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रीशन, एंड सेकंड विच इज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसे अपन कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। आई मेरी बात समझ में। तो कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि इंसुलिन की कमी है, तो मेरी बात समझो, अगर इसको भी मैं ब्रॉड टर्म में देखूँ तो इंसुलिन की कमी है। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ कह दूंगा सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी। और यहाँ पे सेक्रेट हो रहा है पर वर्क नहीं कर रहा, तो एक तरीके से डेफिशिएंसी तो यहाँ भी है, बट रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। आई मेरी बात समझ में। तो ये एक्चुअली इसके कुछ कॉज है। ठीक है, अगर अपन और देखिए लाइक कॉज क्या हो सकता है, भाई ये तो एक बेसिक पैथोजेनेसिस हो गई ना कि इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं हो रहा, बट अगर इसके अपन कॉज की बात करें तो एक वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं सेक्रेट हो रहा। ऑटो इम्यूनिटी, भाई अगर अपनी एंटीबॉडीज ही बन गई अगेंस्ट द आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, तो उसकी वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वो सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, इंसुलिन नहीं आएगा, दैट इज लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन। इनफैक्ट हेरिडिटरी भी होता है, टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है वो हेरिडिटरी है, लाइक HLA लिंक्ड है। और अपन बात करें तो मेनली इडियोपैथिक भी होता है, जब कुछ नहीं मिल रहा तो इडियोपैथिक भी देखने को केसेस मिले कि भाई कोई रीज़न ही नहीं है।
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है वो जनरली ओबेस पीपल में मिलता है, जनरली मतलब बहुत कॉमन है ओबेस पीपल में, ठीक है। साथ में नॉन ओबेस पीपल में भी मिल सकता है, ठीक है, जिसे अपन सेकेंडरी कॉजेज कहते हैं, वो भी आपको बताऊंगा क्या क्या सेकेंडरी कॉजेज है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है, ठीक है। और मोडी, ठीक है, क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक रीज़न है, ठीक है, ये टाइप 1 के रीज़न है, ये टाइप 2 के रीज़न है। आर्य बसन में तो बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होती है। बट अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है, ठीक है ना, वो एक्चुअली 5 से 10% केसेस में देखने को मिलती है, और ये बहुत कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितने में 90 to 95% में देखने को मिलती है, करेक्ट है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही है। अगर आप टाइप 1 में देखो तो मेनली आप देख रहे हो कि लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन है, ऑटो इम्यूनिटी है, हेरिडिटरी है, तो जनरली ये लेस देन 20 ईयर की एज में देखने को मिल जाती है, और ये जनरली अपन को मोर देन 30 ईयर, ठीक है। बट अगर वैसे देखोगे लाइक टाइप 1 को अपन ऐसा कह सकते हैं कि एडल्सेंट में देखने को मिलती है, बट तुम देखो ना वायरल इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यूनिटी भी किसी भी एज में हो सकती है। तो एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज एक्चुअली अकर्स इन एडल्सेंट एज, बट एक्चुअली इट कैन अकर एट एनी एज। बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो गया, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइप 1 वैसे तो 20 साल की उम्र में, 20 साल की कम उम्र में देखने को मिल जाती है, पर वैसे किसी भी उम्र में देखने को मिल सकती है। ये नहीं कि कहीं 40 साल का पेशेंट आया और तुम सोच रहे हो यार 40 साल का 30 से ऊपर है तो टाइप 2 ही होगा, ऐसा नहीं है, उसको टाइप 1 भी हो सकता है। आई मेरी बात, ये समझाना चाह रहा हूँ। और टाइप 2 वाला जनरली 30 से ज़्यादा की एज में देखने को मिलता है, और बेसिकली देखा यह गया कि 50 to 60 की एज में आ ही जाता है देखने को। आजकल डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। आगे मेरी बात में तो एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं डिफरेंस भी बताता जा रहा हूँ, लास्ट में आपको डिफरेंस की पूरी टेबल भी बता दूंगा, ठीक है। बट अभी आप लोग शांति से सुनिए। और वैसे ये सब डिफरेंस की टेबल्स और ये अच्छे से मैंने आपको नोट्स बना रखे हैं, तो वो आपको मेरी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ओके। तो ये आपको कॉज समझ में आ गया कि इसके कारण की वजह से डायबिटीज़ होती है। अभी ये चीज़ तो समझ में आ गई। एक तो ये मैं समझा देता हूँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है और मोडी क्या होता है, ठीक है। देखो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, देखो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से पता पड़ रहा है, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या क्या है, सबसे पहले एक ओबेसिटी, ठीक है, मतलब अगर एक पेशेंट ओबेस है, एडिशनली उसके हाइपर इंसुलिनीमिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ओबेसिटी इज द लीडिंग कॉज, और मैं बताऊँ स्पेसिफिकली इट इज सेंट्रिपिटल ओबिसिटी, ये कह लो एब्डोमिनल ओबिसिटी, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। लाइक अगर बहुत कॉमन है, अगर कोई ओबेस है उसको डायबिटीज होगा, बहुत नॉर्मल है 50 to 60 की एज में। तो इसलिए अपन कहते भी कि एक्सरसाइज करते रहो, बड़े जो एज में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी एट प्रेजेंट अपनी बात करें तो अपने पेरेंट्स, ठीक है, तो उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रिपिटल ओबेसिटी बहुत 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 डेंजरस चीज़ है, ठीक है। वो एक्चुअली करती है कि रिसेप्टर्स को ही बदल देती है, इसकी वजह से इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता, और फिर हाइपर इंसुलिनीमिया देखने को मिलता है, ये कह लो इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और अपन देखें तो मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसा नहीं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई इंसान ओबेस है, हाइपर इंसुलिनीमिया है, ठीक है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ठीक है, साथ में हाइपर टेंशन है, हाइपर लिपिडीमिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, समझ में आ रही है। साथ में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, भाई लेता भी, खाना वाना भी ज़्यादा खाता है, ठीक है, और रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, इसको ही अपन सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं कि काम वाम करना नहीं, खाते रहना, ठीक है। जो कार्डिनल फीचर्स है वो ये है, ओबेसिटी एंड हाइपर इंसुलिनीमिया एंड हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडीमिया, ये 4 मेन फीचर्स है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। तो पाया ये गया है जिनमें ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ये जिनमें ये सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट पीपल विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम आर एक्चुअली एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। हाई बात समझ में। तो जिन लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखने को मिला है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ज़्यादा होता है। अगर आप वैसे भी देखोगे ना तो इंसान आजकल काम नहीं करता। अगर आप नॉर्मली सोचना, आजकल आपने बहुत अपने मतलब ऐसे गाँव में सुना होगा जहाँ भी आप लोग रहते हो कि यार वो अंकल तो एकदम ठीक थे, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया, वो हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अंकल तो एकदम ठीक थे, पता नहीं शुगर वुगर बढ़ गई, हो गया, डायबिटीज़ में निकल गई सब। अब देखोगे बहुत नॉर्मल चीज़ है, ओबेसिटी आजकल हर किसी में देखने को मिल रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नॉर्मल है, बीपी, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया, वही एक्चुअली हाइपरलिपिडीमिया कर देता है, तो बहुत नॉर्मली देखने को मिल रहा है। और इसी को अपन कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, इन्हीं सारे सिम्टम्स को। तो ये भी एक कॉज है। तो आपको बात समझ आई, मैं ये एक्चुअली बता रहा था जब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की मैं कॉज बता रहा था, तो उसमें एक था ओबेस, एक था मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और एक था नॉन ओबेस, ठीक है ना, नॉन ओबेस, और एक और मैंने क्या बताया था, मोडी,
ठीक है, इनको भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। और एक तो मैंने ओबेसिटी बता दिया था, विच इज एक्चुअली द लीडिंग कॉज। ओबेसिटी पूरा बोलना था हमेशा सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, ठीक है, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। अब देखते हैं नॉन ओबेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो नॉन ओबेस एक्चुअली इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉजेज है, कि भाई ओबेसिटी प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी कुछ कॉजेज है। जैसे कि क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी अपने आप में है तो ओबेसिटी की कैटेगरी। तो नॉन ओबेसिटी की अपन बात करें तो एंडोक्राइनोपैथीज। भाई सेकेंडरी कॉजेज का क्या मतलब है, ये घूम फिरा के क्या कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एंडोक्राइनोपैथी है, लाइक कुछ एंडोक्राइन सिस्टम में पैथोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनोपैथीज, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। और ये भी आपको मैंने बताया था, याद है क्या बताया था, इंसुलिन के जैसा जो हाइपरग्लाइसीमिया करता है, एक तो कॉर्टिसोल, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हुआ कुशिंग सिंड्रोम। एक मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन, एग्जाम्पल हुआ एक्रोमीगैली। और इनफैक्ट थायरोटॉक्सिकोसिस, बहुत ज़्यादा ही थायराइड होने से भी हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलती है। और अगर अपन बात करें, ठीक है, एंडोक्राइनोपैथी हो गई, कुछ ड्रग इंड्यूस्ड रहती है कि ड्रग की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, डेट इज बीटा ब्लॉकर हो गए, स्टेरॉयड हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया, अल्कोहलिज्म, कोई ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहल है, पीसीओडी, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, है ना, इसके अंदर भी देखने को मिलता है। अपना टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, ये लाइक ये भी एक रीजन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के। अगला है मोडी। मोडी क्या होता है, मैच्योरेशन ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। टाइप 2 नहीं, सॉरी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस ऑफ यंग, मेलाइटिस भी नहीं, ठीक है, मैच्योरेशन ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। सॉरी मेरा ध्यान ही भटक गया था, मैं कुछ और सोचने लग गया था। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि अभी मैं आप लोगों को एक बार सब बता देता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में एक टेबल बनवाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 का अच्छे से अपन कंपेयर करेंगे। तो एक बार आप पूरी कहानी सुन लो, फिर एक बार टेबल में अपन रिवाइज भी कर लेंगे, ओके। तो मैच्योरेशन ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। तो अगर मोडी में बात करें तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके अंदर है ना कुछ डिफेक्टिव ग्लूकोकाइनेज है। देखो क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज एक्चुअली पैनक्रियास के जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है, और फिर वो पैनक्रियास के सेल्स जो है, जो अपना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन छोड़ते हैं, ये लाइक इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर आना, उसके अंदर एक ग्लूकोकाइनेज का रोल रहता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मोडी के अंदर डिफेक्टिव ग्लूकोकाइनेज है, इसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं होता, ठीक है, या फिर कम रिलीज होता है। तो घूम फिरा के ये हो रहा है कि एक रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। अब थोड़े बहुत ग्लूकोज बढ़ जाने से ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज नहीं होता, बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब रिलीज होता है। तो बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया का स्टेट बना रहता है, जबकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। तो इसे अपन कहते हैं मैच्योरेशन ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग, करेक्ट है। तो ये रीजंस थे। अब अपन आगे देखते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया डायबिटीज़, जैसे हमेशा अपन किस तरीके से पढ़ते हैं तुम लोग को पता ही होगा। अपन सबसे पहले कोई भी एक डिसीज़ होती है उसका एक कोर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज़ में कोर चीज़ है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि किस कारण से हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, उसके बाद के क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, एज वेल एज कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस एक ही बात हो गई, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ही आगे जाकर के कॉम्प्लिकेशंस बनाते हैं अगर ट्रीट नहीं करते तो। फिर अपन देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है, डायग्नोसिस क्या करना है, ठीक है। और लास्ट में अपन ट्रीटमेंट देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमेशा अपन पढ़ते हैं। तो डायबिटीज़ को पढ़ने के बाद अपने कॉज देख लिया, अब अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो ऑफकोर्स अगर अपन इसके सिम्टम्स की बात करें तो एक तो हो गया कार्डिनल सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स, जो कि बहुत ईजिली देखने को मिल जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वही फीचर्स है। और एक होता है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब अपन देखते हैं। देखो अगर क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें तो सीधी सी बात है यार, सबसे पहले देखो पूरा ब्लड ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल ग्लूकोज को ले नहीं रहे, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, साथ में उसी वजह से इंसुलिन आया हुआ है, ठीक है। और इंसुलिन आने की वजह से इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपने रिसेप्टर्स पे कि ग्लूकोज ले सके, जो सेल है ग्लूट4 रिसेप्टर्स पे वर्क नहीं कर रहा। तो वो बहुत सारी दिक्कतें कर रहा है, क्योंकि वो मतलब सब चीज़ें बिगड़ रही है। मतलब फ्री फैटी एसिड्स जो है वो स्टोर होने की जगह रिलीज हो जा रहे हैं, ठीक है। फ्री फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो मेन प्रॉब्लम तो ये कि ग्लूकोज बढ़ चुका है सेल के अंदर क्या, ब्लड के अंदर। उसी वजह से इतना ग्लूकोज बढ़ गया कि अब रीनल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने लग गया और ग्लूकोज यूरिन में आने लग गया, ठीक है। इसे अपन कहते हैं ग्लूकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। कि भाई ग्लूकोज इतना बढ़ गया कि रीनल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया और वो ग्लूकोज अब यूरिन में आने लग गया। वो ग्लूकोज अब यूरिन में आ रहा है क्योंकि ग्लूकोज का अपना एक ऑस्मोटिक इफेक्ट है, वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा। तो इसकी वजह से पेशेंट बहुत बार यूरिनेशन करेगा, बहुत बार वॉशरूम जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया।
अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस वाटर लॉस को कंपेंसेट करने के लिए थर्स्ट सेंटर जो है अपना ब्रेन के अंदर, पानी का सेंटर, थर्स्ट सेंटर, प्यास लगने का सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाएगा और इंसान बार बार पानी पिएगा। इसे अपन कहते हैं पॉलीडिप्सिया। साथ में अब वो पेशेंट, अब ग्लूकोज भी मतलब कहीं ना कहीं यूरिन से निकल रहा है, तो इस ग्लूकोज के भी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए जो पेशेंट होगा, ये पर्सन होगा, वो बार बार खाएगा, डेट इज पॉलीफेजिया। और साथ में वो कितना ही खा ले, लाइक क्योंकि ग्लूकोज नहीं यूज हो रहा, ठीक है, फैट्स और प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ग्लूकोज भी नहीं अपटेक हो रहा, उसकी वजह से लॉस ऑफ वेट भी उसका होगा। तो जो अपने कार्डिनल सिम्टम्स रहते हैं, कार्डिनल सिम्टम्स मतलब ऐसे सिम्टम्स जो एक डिसीज के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है, डेट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। इनका जो कॉम्बिनेशन है डायबिटीज़ के लिए बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है, सभी जानते हैं। अगर ये चीज़ नहीं ठीक करते तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन दो हो सकते हैं, ये तो एक्यूट की सडनली अपने मतलब जो शुगर है वो ऊपर नीचे हो गई, और एक क्रॉनिक की अगर आप ध्यान ढंग से नहीं रख रहे तो क्रॉनिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक है पहला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। देखो होता क्या है, और ये एक मैं बात बता दूँ, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस टाइप 1 में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है, टाइप 2 में तो उल्टा रेयर है। देखो हो क्या रहा है, मेरी बात समझना, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो ट्राइग्लिसराइड्स है वो टूटना स्टार्ट हो गया फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, क्योंकि सब ग्लूकोज नहीं मिल रहा सेल को, ठीक है, अपटेक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो ग्लूकोज बनाने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी उनको चाहिए, तो फ्री फैटी एसिड्स में टूट रहा है। ये फ्री फैटी एसिड एक्चुअली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एसिटाइल कोए एक्चुअली जाता है टीसीए साइकिल में और एटीपी देता है, ठीक, ये बेसिक प्रोसेस होता है। पर दिक्कत पता है क्या हो रही है, ये टीसीए साइकिल नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि इस टीसीए साइकिल को चलाने के लिए चाहिए ऑक्सैलो एसीटेट, और ये ऑक्सैलो एसीटेट एक्चुअली जा रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो ऑक्सैलो एसीटेट की कमी होने की वजह से टीसीए साइकिल नहीं चल रही, उसकी वजह से एसिटाइल कोए ये पाथवे नहीं चूज कर रहा। इनफैक्ट अब ये एसिटाइल कोए चले जाता है कीटोन बॉडीज बनाने, और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाती है कीटोन बॉडीज तो इट कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड कीटोसिस, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कीटोसिस, ठीक है। और ये कीटोसिस की वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। आई बात समझ में? मेरे को ये सारी चीजें एक्चुअली आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, एंड आई होप कि आप लोग इसी नजरिए से पढ़ते हो, यानी कि साइकिल साइकिल पास हो गए, ये नहीं, फील लो, और ये जरूरी है। ओके, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की अपन बात करें तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया, दैट इज टाइप 1 डायबिटिक। टाइप 1 के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, अगर नहीं ध्यान रखा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा कि भाई अल्टीमेटली पेशेंट कोमा में जा रहा है। एक और तरीका होता है, दैट इज हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। इसका मतलब कि कीटोसिस की वजह से कोमा में नहीं गया, हाइपर ऑस्मोलरिटी की वजह से गया। क्या हो रहा है भाई, ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर। ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा मतलब वेरी हाई लेवल 900 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक्चुअली अगर मैं देखूँ एक एवरेज आपके जो बॉडी में ग्लूकोज रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम रहता है। अगर अपन रैंडम ब्लड शुगर की बात करें तो 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम रहता है, ठीक है। और फास्टिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 से नीचे रहता है, डेट इज 80 to 90 के अराउंड रहता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज 900 मिलीग्राम डेसीलीटर को टच करने लग गया या उससे ज्यादा हो गया, होगा क्या, क्योंकि मैंने आपको वही बताया कि लाइक ग्लूकोज है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी ईसीएफ की, इस वजह से सारा का सारा वाटर खींचना स्टार्ट कर देगा। और अगर अपन जैसे कि ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रल सेल्स जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएंगे और वो कोमा में चले जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। एक तो इसकी वजह से कोमा में जाना होता है, एक इसकी वजह से भी कोमा में जा सकता है पेशेंट। तो ये दो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस थे। अगर अपन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की अपन बात करें, देखो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस दो वेसल्स में हो सकते हैं। एक तो जो मोटी वेसल्स है, दैट इज लार्ज वेसल्स, दैट इज मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और एक हो सकता है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। दोनों को अपन देखते हैं। देखो मैक्रोवेस्कुलर क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर क्या होता है, समझना। देखो मैक्रोवेस्कुलर हो क्या रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से पता है क्या हो रहा है, ये हर किसी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ग्लाइसेशन लाइक क्या हो रहा है, एक्चुअली नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है तो ग्लूकोज और प्रोटीन्स के बीच में, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एज एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो एंड प्रोडक्ट्स है ये एक्चुअली एक्यूमुलेट होते हैं। देखो कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड के अंदर है, हाइपरलिपिडीमिया भी है, ये एज भी आ गया। ये क्या करता है, ये जो आर्टरीज उनमें डिपोजिट होता है, एंड इट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, करेक्ट है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस फिर प्लेग बन सकती है, इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस भी कर सकती है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस भी बन सकता है, थ्रोम्बो क्या कहते हैं उसे, प्लेग बनना, थ्रोम्बोसिस हो जाना, ठीक है। यही थ्रोम्बोसिस अगर कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो एमआई हो सकता है। यही थ्रोम्बोसिस अगर सेरिब्रल आर्टरी में हो गया
तो लाइक स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर माइक्रोवेस्कुलर की बात करें तो मैंने ये स्मॉल वेसल्स में भी एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम करता है ये ग्लूकोज का ज़्यादा होना। एक्चुअली क्या करता है, जो एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है, इनको डैमेज करना स्टार्ट करता है और उसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि रेटाइनोपैथी, जो बहुत इजीली देखने को मिलता है एज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डायबिटीज पेशेंट। इसलिए आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट को रेगुलरली अगर वो अच्छे से शुगर का कंट्रोल नहीं कर रहा तो उसको ये भी कहते हैं कि आई चेकअप कराने की जरूरत है। तो आई चेकअप भी होते रहते हैं एक डायबिटीज के पेशेंट की। होता क्या है ना यार, ये रेटाइनोपैथी क्यों हो रही है कि जो पॉलीऑल पाथवे, देखो मेरे को कहीं ना कहीं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री टच करनी पड़ रही है, बट मैं लिख फिजियोलॉजी रहा हूँ, है ना, बट सुन लो क्योंकि उससे आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, बायोकेमिस्ट्री भी बहुत आसान हो जाएगी। और मैंने आपको इसके अंदर पूरी बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर कराती है, तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री भी कर रहे हो ना तो इससे आपका काम हो जाएगा। इसी वजह से और ईजी है, वरना मैं डायबिटीज़ एक्चुअली पढ़ाने नहीं वाला था। मेरा ये था कि यार मैं बिना बायोकेमिस्ट्री को टच करे पढ़ाऊंगा तो वो एक इनकम्प्लीट फीलिंग देगा कि यार क्या ही पढ़ाया है ये, मतलब फील नहीं आएगी। और पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि इसके बाद कुछ ना बचे ऐसा। हालांकि ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ में अब इतना ही है, ऐसा तो बहुत अच्छे लेवल पे, बट वो फाइनल ईयर में आके आप पढ़ोगे। मैंने अच्छा खासा आपका बेस बना दिया, ठीक है। तो माइक्रोवेस्कुलर की अपन बात करते हैं, एक तो हो गया रेटाइनोपैथी कि भाई पॉलीऑल पाथवे में डिस्टर्बेंस आ रहा है। होता ये कि इसकी वजह से सॉर्बिटोल ज़्यादा बनता है, ये सॉर्बिटोल एक्चुअली लेंस में एक्यूमुलेट होता है, तो रेटाइनोपैथी के साथ साथ आपको देखने को कैटरेक्ट भी मिलेगा, और अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और अपन बात करें तो एक हो गया न्यूरोपैथी कि पेशेंट का लाइक बहुत नंबनेस रहेगी, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको फुट अल्सर्स के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है, फुट अल्सर की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। और अपन देखें तो नेफ्रोपैथी, ठीक है, नेफ्रॉन भी डैमेज होते हैं। तो ये इसके माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। इनफैक्ट नेफ्रोपैथी कैन लीड टू एंड स्टेज रीनल डिसीज अगर नहीं ध्यान दिया गया तो लाइक डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कॉज बताया सेंट्रिपिटल ओबिसिटी। कैसे भी करके अपने पेरेंट्स अगर कहीं कोई हो मोटे, मेक श्योर कि वो लोग एक्सरसाइज करें। ओबिसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तोंद बाढ़ नहीं आनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। बहुत बहुत मेजर कारण है ओबिसिटी विच लीड्स टू हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस विच एक्चुअली लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस की कि भाई कैसे इसकी डायग्नोसिस होगी। तो बेसिकली इसका यार सारा जो भी डायबिटीज़ का है वो अल्टीमेटली ब्लड लेवल या ब्लड इन्वेस्टिगेशन से होता है। तो अगर अपन लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो देखो, अगर नॉर्मल लेवल की मैं एक बार बात बता देता हूँ, और फिर जो एबनॉर्मल है, ठीक है ना, कि कब अपन कहेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। तो अपन मेनली 4 चीज़ें चेक कर सकते हैं, दैट इज़ फास्टिंग शुगर कितनी है, ठीक है, 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट करते हैं जो अपन, ठीक है ना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसे अपन कहते हैं। एक अपन देख लेते हैं कि रैंडम ब्लड शुगर कितना है, और एक अपन देखते हैं HbA1c कितना है, ठीक है। जनरली अपन रैंडम ब्लड शुगर के अराउंड आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये एक लाइक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये दोनों देख सकते हैं। बट मेजर जो एक होता है ना कि बढ़िया स्टैंडर्ड टेस्ट कौन है, दैट इज HbA1c, क्योंकि थोड़े बहुत लेवल लाइक थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ इन सारी डेटा में चेंज आ जाता है। बट HbA1c एक्चुअली 90 डेज, या मैं समझाता हूँ HbA1c का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये समझो। हाँ चलो पहले समझा ही देता हूँ। HbA1c एक्चुअली क्या होता है, वही मैंने आपको बताया, ग्लूकोज प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, उसकी वजह से ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बनता है। अब क्योंकि ये जब तक आरबीसी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा जब तक वो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर अपन ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को चेक कर लेंगे, है ना, तो वो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन ऐसे कोई छोटे मोटे फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ तो शुगर चेंज होगी नहीं या ग्लूकोज का लेवल चेंज होगा नहीं। तो इसी वजह से HbA1c को चेक करते हैं, जो कि थोड़ा एक बेटर या स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। तो अगर अपन नॉर्मल लेवल की बात करें तो फास्टिंग जो लेवल है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहनी चाहिए, जो ग्लूकोज का लेवल है। और 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज की अपन बात करें तो लाइक अपन ग्लूकोज देते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं, तो पेशेंट 2 घंटे बाद 140 से नीचे आ जानी चाहिए उसका ग्लूकोज का लेवल। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब दिक्कत है, ठीक है। और फास्टिंग 100 से कम होनी चाहिए। बेसिकली मानते हैं 80 to 90 गुड लाइक फास्टिंग है। फास्टिंग ब्लड शुगर 80 to 90 मतलब नॉर्मल के केस है। रैंडम ब्लड शुगर अगर मोर देन 200 मिलीग्राम, सॉरी मोर देन नहीं, लेस देन 200 मिलीग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए, एंड विथ नो सिम्टम्स। मेरी बात याद रखना, लाइक लेस देन 200, लाइक आपको मान लो शुगर आ रही है 180, इसका ये मतलब नहीं आप डायबिटिक हो। रैंडम ब्लड शुगर आपकी 180 मिलीग्राम आ रही है तो डायबिटिक नहीं हो, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे 180 आ रही होगी। अगर आपके पास कोई सिम्टम नहीं है तो आप नॉर्मल हो, ठीक है। लेस देन 200 विद नो सिम्टम्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल पर्सन, ठीक है, उसको डायबिटिक नहीं कहेंगे। HbA1c लेस देन 5.6%, करेक्ट है। डायबिटीज़ की अपन बात करें तो फास्टिंग शुगर अगर मोर देन 126, मोर देन और इक्वल टू 126 आ रही है तो अपन मानते हैं कि वो डायबिटिक है। 2 आवर ग्लूकोज मोर देन इक्वल टू 200 अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 2 घंटे खाना खाने के बाद भी ब्लड लेवल 200 से नीचे नहीं गया, इनफैक्ट 140 से नीचे नहीं गया, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटिक। और रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ज़्यादा है
प्लस सिम्टम देखने को मिल रहे, तो डेट इज डायबिटिक। और HbA1c की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 6.5% है, देन डेट इज डायबिटिक। तो इसी के लाइक बीच में जो बच गया कि अगर 100 से 125 की अगर शुगर है, फास्टिंग शुगर, ये कह लो 140 से 199 का जो अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो आ रहा है, ठीक है, और अपना जो HbA1c है वो 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा है, देन दैट पेशेंट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई घंटी बज चुकी है, ध्यान रखना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। प्री डायबिटिक कह लो या कह लो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, कि भाई वो इंसान का ग्लूकोज टॉलरेंस बिगड़ता जा रहा है, उसको ध्यान रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये पूरा केस है, इसी हिसाब से अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारी चीज़ें इस हिसाब से करते हैं। अब हम बात करेंगे यार ट्रीटमेंट की, ठीक है। और ट्रीटमेंट से पहले यार मैं आप लोगों को एक बार ट्रीटमेंट मैं आपको टेबल में बता दूंगा, ठीक है। अपन एक बार डिफरेंस की टेबल देख लेते हैं, फिर अपन सारी चीज़ें कर लेंगे। तो अगर अपन टेबल की बात करें तो डेट इज टाइप 1 और एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। देखो मेरी बात समझो, टाइप 1 किसकी वजह से हो रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो टाइप 1 किसकी वजह से हो रही है? इंसुलिन सेक्रेशन की कम होने की वजह से हो रही है। तो अगर अपन देखें तो टाइप 1 को अपन कह सकते हैं सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है। जो कि टाइप 2 है वो है रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। आगे बात समझ में, तो ये टाइप 1, ये टाइप 2, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन दे दूंगा तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें आप इंसुलिन दे भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है। दिस इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, NIDDM। आई मेरी बात समझ में। तो इसके कॉजेज मैंने आपको बता दिए, इसके कॉजेज बता दिए। अगर अपन एज की बात करें तो जनरली ये 20 ईयर्स से लेस देन में देखने को मिलती है, और ये अपन को मोर देन 30 ईयर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। इसी वजह से 20 ईयर्स से कम देखने को मिलती है, इसी वजह से इसको कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, ठीक है। और इसे कहते हैं क्या कहते हैं, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। आई मेरी पसंद में। बट ये याद रखना ये किसी भी एज में हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं 20 से कम में ही होगी, ठीक है। और ये जनरली 50 to 60 की एज में देखने को मिलती है। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% है, ये 90 to 95% है, ठीक है। तो मेनली अपन इसी को डायबिटीज़ कह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की जब अपन बात करते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो दोनों में अलग अलग है। इसके अंदर ऑफकोर्स ऑटो इम्यूनिटी कारण है, ठीक है, और इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कारण है, ठीक है। और अपन बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो मैंने आपको बता दिया क्या कार्डिनल फीचर्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। बट कीटो एसिडोसिस इसके अंदर कॉमन है, कीटो एसिडोसिस यहाँ रेयर है या फिर निल है, नहीं होता। साथ में इसमें पेशेंट का जो वेट है वो लो होगा या कह लो नॉर्मल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होगा, इनफैक्ट ओबेस होगा, तो BMI मोर देन 30 हो गया। आगे बात समझ में। अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस रहती है। ऑल्सो इस पेशेंट के अगर अपन ब्लड टेस्ट देखें तो एंटी आइलेट जो एंटीबॉडीज है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑटो इम्यून बहुत इंपॉर्टेंट कॉज रहता है, ठीक है। साथ में हाइपो इंसुलिनीमिया देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एज सच कोई एंटीबॉडीज देखने को नहीं मिलेगी, और हाइपर इंसुलिनीमिया देखने को मिलेगा, करेक्ट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका बेसिक जो रीजन है टाइप 1 का वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो अपन इंसुलिन ही देंगे, ठीक है। कैसे भी देख मतलब 3 तरह की इंसुलिन आती है, ऐसे तो बहुत सारी आती है, आप लोग 3 याद रखोगे, रेगुलर, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है भाई। लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे टाइम तक रहेगी, तो इंसुलिन दे सकते हैं जो कि 3 लेवल पे आपको मिल जाएगी, रेगुलर, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अगर हाइपर की बात करें, ये टाइप 2 की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन है। देखो आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, ठीक है, और आपकी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस लाने ही पड़ेंगे। साथ में अगर हो गया तो अपन देंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है, इसे अपन मतलब दवाइयाँ तो देंगे ना, डेट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। साथ में आजकल एक सर्जरी भी आने लग गई है, डेट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी, बट इसके अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। ये वेट रिड्यूस करने के लिए सर्जरी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, लाइक BMI मोर देन 35, तो पीडियाट्रिक सर्जरी भी कर सकते हैं, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन है, वो अलग बात है। अगर अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या दे सकते हैं। एक तो हो गया अपना क्या कहते हैं, थायाजोलिडाइडोइंस, ठीक है, ओके समझो, थायाजोलिडाइडोइंस, ठीक है, बड़ा नाम है, ठीक है। जनरली लाइक इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। बहुत मोस्ट कॉमन जो ड्रग दी जाती है वो एक्चुअली है मेटफॉर्मिन, ठीक है। ये क्या करती है, ये लिवर के ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोकती है, ठीक है। कुछ सल्फोनाइल यूरिया भी देख सकते हो, सल्फोनाइल यूरियाज, और साथ में ग्लाइटाजोन और ग्लिप्टिन्स। जनरली आप देखोगे मेटफॉर्मिन और ग्लाइटाजोन ग्लिप्टिन देते अलॉन्ग विथ इंसुलिन,
ठीक है, ये अलग चीज़ है, देखिए इसको आपको भूल जाओ क्योंकि मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना सिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली अपन फार्मा में पढ़ते हैं। अभी आप लोग ड्रग्स के नाम देख लो, थायाजोलिडाइनडोइंस जो इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ाती है, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल, यूरिया, ग्लाइटाजोन और ग्लिप्टिन। एक्चुअली ग्लाइटाजोन और ग्लिप्टिन क्या एक्चुअली DPP-4 इनिबिटर है, ठीक है, DPP-4 इनिबिटर। DPP-4 क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि जो अपना GIP है, ठीक है, GIP और GLP, ठीक है, ये एक्चुअली इंक्रीटिन है। तो ये GIP और GLP को इनएक्टिव कौन करता है, DPP-4। तो अगर ये होंगे तो अपने लिए फ़ायदा है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फंक्शंस ऑफ इंसुलिन के अंदर। तो अपन DPP-4 इनिबिटर देते हैं, डेट इज ग्लाइटाजोन और ग्लिप्टिन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपन ने कॉज पढ़े, ठीक है, उसके बाद अपन ने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, कॉम्प्लिकेशन पढ़े, दैट इज एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। कॉम्प्लिकेशन कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट तो मैंने बता दिया, क्रॉनिक के अंदर भी दो, एक मैक्रोवेस्कुलर एक माइक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, MI, स्ट्रोक। माइक्रोवेस्कुलर के अंदर रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। ओके, उसके बाद अपन ने इसके लैब इन्वेस्टिगेशन देखे। 4 लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, साथ में रैंडम ब्लड शुगर और 2 आर पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है। उसके बाद एक अपने क्या रह गया, HbA1c, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है, 100 से कम, और 126 से ज़्यादा तो डायबिटिक। रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा विद सिम्टम डायबिटिक। 2 आर पोस्ट पेंडियल के अंदर 200 से ज़्यादा डायबिटिक, और HbA1c मोर देन 6.5 डायबिटिक। ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो टाइप 1 के अंदर इंसुलिन दे दो, जो कि 3 फॉर्म में अवेलेबल है, रेगुलर, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। साथ में अगर टाइप 2 है तो एक तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट स्टार्ट करने पड़ेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पे। और साथ के अंदर अगर कुछ ज़्यादा ही BMI तो बेरिएट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग खुद अपने आप को पढ़ाओगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यार, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अच्छा एक चीज़ यार, हाँ देखो, अभी तक अपन ने जो डायबिटीज़ पढ़ा ना, उसके अंदर क्या था कि एक डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। लाइक समझो, इंसुलिन को अपन ने पढ़ा। देखो अभी अपन ने क्या किया, पेनक्रियास को पढ़ा। पेनक्रियास के अंदर 3 सेल्स है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन। तीनों के फंक्शन देख ली। इंसुलिन मेजर हार्मोन था, इंसुलिन की कमी दैट इज डायबिटीज़ मेलाइटस। बट अगर मान लो इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है, किस केस में ज़्यादा होगा, अगर मान लो इंसुलिन का ट्यूमर हो गया, दैट इज इंसुलिनोमा। इंसुलिन का ट्यूमर नहीं, सॉरी, पेनक्रियाटिक सेल्स का ट्यूमर, दैट इज इंसुलिनोमा। आई मेरी बात समझ में। ये इंसुलिनोमा एक्चुअली वैसे बहुत रेयर है, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा डीप में नहीं लेंगे। बट समझो ना, एडिनोमा हो गया, इंसुलिन है। अब उसकी वजह से, इंसुलिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन आ जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक रहेगा। लाइक अगर आप देखोगे, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी पेशेंट कोमा में जाता है, ठीक है। और एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से भी पेशेंट कोमा में जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा अभी वो कोमा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कीटोसिस हो रहा है। कीटोसिस में एक्चुअली एक तो पेशेंट के अंदर से एसीटोन की स्मेल आती है, साथ में उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो रैपिड और डीप हो जाती है, तो बड़ा फर्क पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इंसुलिनोमा की बात करें तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया के कंडीशन में रहेगा। अगर वैसे उसका ट्रीटमेंट देखें तो अपन को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा IV के थ्रू, लाइक डायरेक्टली वेन में डालना पड़ेगा। और एज सच अपन को इंसुलिनोमा जो इसका कैंसर है उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी वो एक्चुअली ठीक होगा। रेयर कंडीशन है, वैसे डायबिटीज़ ही होता है, बट मैं आपको बता रहा था कि लाइक अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो ये है, तो इंसुलिन के ज़्यादा होने से क्या होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया, सब कुछ आया ना। डायबिटीज़ कैसा लगा यार, मेरा पढ़ाना का तरीका, स्टाइल सब समझ में आया। डायबिटीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं एक्चुअली इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, पर फिर मैंने एक तो बना ली, ठीक है। मैंने सोचा चलो मैं ही फाउंडेशन रखता हूँ आप लोगों की डायबिटीज़ की, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि मैंने फाउंडेशन रखी है तो एकदम बेस्ट है। आप लोगों को जिस लेवल पे चीज़ें समझ में आई है वो काम हो जाएगा। हाँ, पापा का कॉल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, चलो गाइस यार, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।